नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स यहाँ पर, जहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त अब यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आते हुए देखी है। अगर सोने चांदी की यहाँ पर बात की जाए तो इस साल नए हाईज पर सोना चांदी ऑलरेडी पहुंचे हैं और बाजार को लगता है कि और नित नए हाईज यहाँ पर फिलहाल बन सकते हैं। साथ ही बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स की, जहां पर हमने बैंक ऑफ कनाडा के बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी यहां पर रेट दर घटाते हुए देखा है। उसका कुछ फायदा यहां पर कच्चे तेल में अब बनता हुआ नजर आया है। 2% की तेजी ओवरनाइट हमने यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है, लेकिन उसके बावजूद ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब कच्चे तेल में गिरावट के साथ कारोबार है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर उठापटक जारी है। अपर और लोअर सर्किट्स के बीच आपको यहाँ पर कैसे करना चाहिए कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले प्राइसेस पे बात कर लेते हैं। धर्मेश, कच्चे तेल से ही शुरुआत करेंगे। कैसे देखते हैं आप जो ये उठापटक कच्चे तेल में जारी है, जिस तरह की सऊदी अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, ऑफिशियल प्राइसेस जुलाई के लिए एशिया में हमने घटते हुए देखे हैं, काफी सारी कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं, लेकिन यहां से क्रूड प्राइसेस कहां जा सकते हैं? मनीषा, कच्चे तेल की बात हो तो इनफैक्ट मैं और रवि दोनों काफी मंदी में थे और 82 से यहाँ पे मंदी की कॉल दे रहे थे। और अगर देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट 7,000 से 6,000 के स्तर आपको दिखा चुका है। पर करंटली एक शॉर्ट कवरिंग है प्राइस में, क्योंकि 70 के नीचे अगर प्राइस आता है तो ओपेक और नॉन ओपेक दोनों कंट्री को काफी नुकसानदायक होता है। पर स्पेशली इंडिया के लिए तो काफी बेनिफिट होगा अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो। बट अभी करंटली यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट में एक पुल बैक रैली है। जून जुलाई यूजुअली हरिकेन सीजन होता है, ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाएगी। बट उसके विपरीत देखें तो काफी सारे इलेक्शन है, यूएस में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन था, उस कारणवश प्राइस में दबाव आपको अच्छी खासी देखने मिली है। बट अभी मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छी खासी रैली फिर से आ सकती है प्राइस में। स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा आगे के महीने के लिए आप निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कट की बात जरूर आएगी फिर से और प्राइस फिर से आपको $77 डोमेस्टिक मार्केट से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से 6,500 के स्तर फिर से दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा 6,300 के स्तर पे बाय करें। 6,250 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली 6,400 से 6,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $75 के इर्द गिर्द WTI होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से 75 से अगर मार्केट मूव होता है तो 77 टू 78 के लेवल्स आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। तो बाइंग की रणनीति मेरी रहेगी कच्चे तेल में। बाइंग की रणनीति यहां पर अब कच्चे तेल में लौटती हुई नजर आई है। और जैसे आपने कहा धर्मेश जी, हाँ, अच्छी खासी गिरावट हमने हाई से आते हुए देखी है क्रूड प्राइसेस में। इस साल की अगर शुरुआत की बात करें तो 75 के आसपास ब्रेंट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने 92 तक के हाईज यहां पर बनते हुए देखे और फिर से अभी हमने आप यहाँ कल परसों में यहाँ पर 77 के लेवल्स भी आते हुए देखे। रवि, आपको भी लगता है अब टर्न अराउंड करने का टाइम आ गया है और कच्चे तेल में खरीदारी में बनना चाहिए? जरूर से इसमें जब भी 78 के करीब ब्रांड आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट, कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है कि प्राइसेस में कच्चा पुल बैक है। एंड पर्टिकुलर देखे तो ये ओपेक प्लस वर्सेस नॉन ओपेक मेंबर्स की बिटवीन की एक अच्छी लड़ाई चल रही है। पर्टिकुलर हायर लेवल पे नेगेटिव न्यूज, लोअर लेवल पे पॉजिटिव न्यूज, ऐसे ही सिनेरियो वहां पे बनी है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक है एंड एक शॉर्ट कवरिंग पे आया है। ब्रेंट 80 के आसपास फ्लिप हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये आज का क्लोज 80 के ऊपर आता है तो थोड़ी रैली जारी रह सकते हैं। पर्टिकुलर मार्केट में जो फोकस बैंक ऑफ कनाडा ने साथ में ECB ने दोनों ने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं। नेक्स्ट सप्ताह में जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी भी है तो उसमें भी मार्केट का फोकस है। हालांकि रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है, बट यस पॉलिसी टर्न काफी डविश होगा, क्योंकि जो रिसेंट मैक्रोज यूएस क्या है वो काफी डविश मैक्रो है। वो आप सीपीआई इन्फ्लेशन देख ले या एडीपी नॉन फार्म तक, आज इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं यूएस से एडीपी नॉन फार्म पेरोल के। तो आई थिंक नॉन फार्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके साथ आप वो भी देखें कि एवरेज अर्ली जो अर्निंग्स है, एक घंटे की अर्निंग है, उस हिसाब से काफी वो रेट में भी जब वेरिएशन होता है, क्योंकि जब टाई होता है डेटा इंग्लैंड आता है तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉब तो मिल रहे हैं बट क्वालिटी कितनी अच्छी है या बुरी है, उसके ऊपर भी मार्केट आज फोकस करेगा। क्योंकि जो भी मीटिंग है उसके पहला के डेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन एग्री कमोडिटी बास्केट के लिए। तो आप क्या करें, इफ एंड बट्स होता है तब ऑप्शन काफी अच्छे ऑप्शन होते हैं। मैं भी थोड़ा बुलिश साइड में जाना चाहूंगा, बट यस डायरेक्टली फ्यूचर नहीं, बट 6300 के स्ट्राइक की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे आप ध्यान रखें। 110 के करीब ये कॉल ऑप्शन चल रही है, उसके 100 के करीब बाई करें। स्टॉप लॉस लगाए वो 64 का और टारगेट 190 का होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 80 से 90 पॉइंट की एक तेजी है, ये कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट ऑप्शन साइड से आप उसमें स्ट्रेटेजी करेंगे तो आपका रिस्क लिमिट होगा।
ऑलराइट, तो खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर कच्चे तेल में, डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर, और कॉल ऑप्शंस में भी यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जहाँ पर हमने अच्छे खासे मूव्स पिछले 2 दिन में आते हुए देखे हैं। लेकिन नजर अब यहाँ पर सोने चांदी पर डालेंगे। यहाँ पर भी एक अपसाइड देखने को मिली है। 2 बैंक्स ने रेट कट किया है, जो कि बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और माना जा रहा है कि 3rd क्वार्टर की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेड और चाइना की तरफ से हम रेट में यहाँ पर एक कटौती आता हुआ देखेंगे। हमारे साथ अब मेटल फोकस के चिराग शेठ हैं। चिराग नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं इस हफ्ते का एक्शन। ऑफ कोर्स बाजार यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार तो फिलहाल यहां पर कर ही रहा है, लेकिन जो ये 2 हफ्ते के हाईज पर सोना है और मल्टी वीक हाईज पर चांदी फिर से लौटती हुई नजर आई है, आपकी क्या सेंस है? अब देखिए, मार्केट एक्चुअली अब 2 गुटों में बटा हुआ है। एक मार्केट वो है जो गोल्ड को ट्रेड करना चाहता है एज अ इंश्योरेंस, जो प्योरली जियोपॉलिटिक्स को लेके जैसे रिएक्ट करता है, और दूसरा एक साइड ऑफ द मार्केट है जो गोल्ड को ट्रेड कर रहा है करेंसी, सो डेटा है या डी डॉलराइजेशन है, उस हिसाब से ट्रेड करना चाहता है। हमने इंक्रीजिंगली देखा हुआ है कि पिछले कई महीनों में जो गोल्ड में प्रोबेबली जो फॉल देखने को मिली वो डेटा ड्रिवन है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे इस वीक के जो जैसे रवि कह रहे थे नॉन फार्म पेरोल्स के जो नंबर्स आते हैं, उसका क्या रिएक्शन होता है मार्केट पे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। हालांकि ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म व्यू नहीं देते, ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो गोल्ड के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और यहाँ से सोने में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी निवेशकों के लिए एंटर करने के लिए। राइट, एंड चिराग ऑल्सो कल हम आपका मेटल फोकस का जो इवेंट था वो अटेंड कर रहे थे, और ऑलमोस्ट ओवरऑल अक्रॉस इंडस्ट्री के लोगों ने इसको यहाँ पर कल अटेंड किया। आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी यहाँ पर बताए हैं, तो थोड़ा सा डिटेलिंग उसका भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कल कहा कि सेंट्रल बैंक की बाइंग इस साल भी रिकॉर्ड हाइस पे रह सकती है। आपने ये भी कहा कि इंटरनेशनल वर्सेस गोल्ड की जो इंडियन डिमांड है, तो भारत के नंबर्स यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों की क्या नंबर्स आप देखते हैं और क्या जस्टिफिकेशन हैं? 2 साल से मनीषा जी सेंट्रल बैंक 1000 टन के आसपास की नेट बाइंग कंसिस्टेंटली है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो अगर मैं कहूंगा पिछले 2 साल में क्या चेंज हुई, तो सबसे बड़ी बात ये है कि नंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड बाइंग करे वो इंक्रीज हुए। अगर हम लास्ट 2023 के नंबर्स देखें तो करीबन 225 टन चाइनीज सेंट्रल बैंक ने बाई की है, अराउंड 150 टन टर्किश सेंट्रल बैंक, और इवन सिंगापुर जैसे एक छोटा देश है जहां पे 70-75 टन की बाइंग हुई है। इस साल भी हमारा मानना है कि 1000 टन का नंबर सेंट्रल बैंक्स में आ सकता है, और ये अब जो है स्प्रेड आउट हो रहा है। स्पेशली जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हमने देखा है यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद, उसका भी एक जरूर एक सपोर्ट सेंट्रल बैंक बाइंग की तौर से आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ज्वेलरी मार्केट की बात करें, हमारा अनुमान है कि इंडियन डिमांड इस साल 4% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर सकता है, और उसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। एक है अच्छा मॉनसून। हमने आईएमडी के फोरकास्ट देखे हुए जो इस साल कह रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में मॉनसून इस साल बहुत अच्छा हो सकता है। एल नीनो के जो इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिले थे 2 साल में, वो कहीं रिसीड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हमारा ये भी मानना है कि नई जो गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन ड्रिवन होगी। पिछले 2 टर्म में गवर्नमेंट ने इंफ्रा पे फोकस किया है, इस बार इंफ्रा और कंजम्पशन दोनों पे फोकस करेंगे। तो जो रूरल डिमांड है जो लैग कर रही थी 2 साल से, इस साल रूरल और अर्बन दोनों डिमांड में हमें रिकवरी दिखाई देगी। साथ ही साथ चिराग, अगर हम प्राइसेस की यहाँ से बात करें तो एक ऑल टाइम हाइस के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की रेंज अब आप इस साल के लिए देखेंगे, और जो निवेशक है ऑफ कोर्स वो तो ये भी जानना चाहेंगे कि अगला 1 से 3 साल तक भी सोना यहाँ पर कैसा रह सकता है, तो अब क्या सेंस लगती है? देखिए, ऑब्वियसली एक चीज हम मानते हैं कि वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। आपको शायद एक क्वार्टर में 150 से $250 के मूव्स बिटवीन हाइज एंड लोज देखने को मिल सकते हैं। दूसरा हमारा मानना है कि इस साल शायद थोड़ा बहुत अपसाइड कैप है, $2450-2500 तक अपसाइड है। हालांकि नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि जो रेट कट होंगे वो नेक्स्ट ईयर अग्रेसिव होगी। फेड बिहाइंड द कर्व है तो कैचअप करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से आपको 2600 से यानी 2550 से 2650 के बीच के हाइज नेक्स्ट ईयर दिखाई दे सकते हैं।
क्योंकि आप हमारे साथ हैं चिराग, और ऑफ कोर्स कल तो आपका गोल्ड का इवेंट था, लेकिन जहां तक चांदी की बात है, सभी का मानना है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, बेहतर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। काफी सारे निवेश की बातें अब यहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी करने लगे हैं। जब तक सिल्वर की बात है, यहां पर क्या सेंस है, किस तरह की बाइंग है, इंडिया कितना आउट परफॉर्म कर सकता है, एंड प्राइस व्यू? आप देखिए, इंडिया में चांदी की डिमांड काफी इंप्रूव हुई है पिछले 6 महीनों में। हमने देखा है कि स्पेशली पोस्ट मॉनसून इंडिया में डिमांड पिकअप हुई है, ज्वेलरी और सिल्वरवेयर दोनों में। बट हम अगर ग्लोबल बात करें तो ग्लोबल स्टोरी है रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड, स्पेशली फोटोवोल्टेक और ईवीज। सोलर इंस्टॉलेशन अपने रिकॉर्ड स्तर पे है ग्लोबली। ईवीज की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और सिर्फ ईवी ही नहीं, बट जैसे जैसे गाड़ियां हाईटेक होती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर चांदी का यूसेज और बढ़ते जाएगा। तो अगर हम देखें तो, और मैं अगर 12 महीने की व्यू दूं, तो चांदी में $35 to $36 तक के अपसाइड जरूर देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ऑल टाइम हाइस की एक्सपेक्टेशन है इस साल में भी और अगले साल में भी। चिराग, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स हमारे साथ यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आज फिर देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप धर्मेश इन प्राइसेस को करंटली, और जिस तरह की तेजी हमने अप्रैल और मई में आते हुए देखी थी, जून में काफी हद तक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल मेटल्स में? सही बात बोली। मार्केट में अगर आप देखें तो स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड काफी अच्छी रैली देखने मिली है। 2023 अगर 2024 को कंपेयर करें तो आपको ऑलमोस्ट 10 से 15% की रैली हर एक सेक्टर में देखने मिली है। बट करंटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुनाफा वसूली करंट लेवल से भी देखने मिल सकती है, स्पेशली ऑन द कॉपर साइड। सॉरी, कॉपर में अगर आप देखिए तो कॉपर की जो एक स्थिरता थी मार्केट में अराउंड 900 के लेवल पे टिकी थी, वो मार्केट में उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी जो 11,000 एलएमई प्राइस था, वहां से भी काफी शार्प करेक्शन प्राइस में आ चुका है। तो ये फॉल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जारी रह सकता है, क्योंकि डिमांड एज सच बढ़ नहीं रही है। इवन दो इंटरेस्ट रेट जब कट होगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़नी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम होगी। बट नो डाउट करंटली मार्केट में प्रेशर है और ये प्रेशर जारी रह सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी जो फेयर वैल्यू है अराउंड 840 टू 830, जो मैं डॉक्टर कॉपर की बात कर रहा हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 880 के लेवल पे भी अगर आता है तो यहाँ पे बिकवाली करिए। 890 का स्टॉप लॉस रखिए। पोजिशनली 850 के लिए टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं लॉन्ग व्यू दूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक शार्प करेक्शन और एंटिसिपेटेड रहेगा। अगर इसकी जो फेयर वैल्यू अराउंड 820 टू 825 है, तो मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगा। दूसरी मेरी रहेगी जिंक। जिंक में भी देखिए तो 220 215 की कमोडिटी अचानक 260 270 हो चुकी है। 3 महीने में इतनी कोई डिमांड एज सच बढ़ी नहीं है। अगेन ये बाकी सारे बेस मेटल के कारण यहाँ पे तेजी देखने मिली है। तो मैं सलाह दूंगा अराउंड 265 के लेवल पे बिकवाली करिए। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन ये 250 से लेके 240 के स्तर आपको फिर से दिखा सकती है। तो पोजिशनली मेरी बिकवाली रहेगी कॉपर और जिंक में। फेयर पॉइंट दैट। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर लगातार जारी रह सकती है मेटल्स में, तो बिकवाली की राय यहाँ पर धर्मेश की तरफ से आती हुई। धर्मेश, बहुत शुक्रिया साथ बनने के लिए और उन सभी नॉन एग्रो कमोडिटीज पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे मॉनसून की और एग्री कमोडिटीज पर लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका। और वो विजुअल्स हैं एनडीए मीटिंग की जो फिलहाल यहाँ पर संसद में चल रहे हैं। ऑफ कोर्स डिटेल्स इसमें निकल के आएंगी। हम देख सकते हैं काफ़ी सारे जो एलाइज हैं, जो एनडीए के पार्ट हैं, वो भी इस मीटिंग में फिलहाल यहाँ पर सम्मिलित हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ ऑफ कोर्स यहाँ से निकल के आएगी, वो आपके समक्ष एज एंड व्हेन हमारे पास आती है हम आपके लिए लेकर आते जाएंगे। लेकिन ये इनिशियल विजुअल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं एक फुल हाउस फिलहाल यहाँ पर पार्लियामेंट में एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है वो यहाँ पर फिलहाल जारी होती हुई। ऑलराइट, वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर विजुअल है, लेकिन बाजार की नज़र यहाँ पर मॉनसून पर भी लगातार बनी हुई है, जो बीच में थोड़ा सा स्टॉल होता हुआ नजर आया था, लेकिन अब देश में मॉनसून की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। अगर पिछले 2 दिन का मॉनसून देखें तो ये 16% था जो अबव नॉर्मल था, जो अब घटकर 7% अबव नॉर्मल फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। हमारे साथ स्काईमेट से मिस्टर जीपी शर्मा है। शर्मा जी, लेटेस्ट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, इन्फ्लेशन, किसान, रूरल इंडिया, जो बजवर्ड्स रहे हैं पिछले पूरे हफ्ते में, सभी की नजर यहां पर मॉनसून पर। आज की स्थिति की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि प्रोग्रेस यहां पर फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। एज ऑफ नाउ कैसे देखते हैं मॉनसून की स्थिति? जी मनीषा, आंकड़ों पे जाएं तो पहला हफ्ता ठीक ही लग रहा है, लेकिन जैसे मॉनसून का स्प्रेड होना चाहिए या सभी क्षेत्रों में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हुआ।
जैसे आप केरल की ही बात करें, 2 दिन पहले मानसून तो जरूर आया, लेकिन आज के दिन तक बात करें तो वहाँ केरल में कमी 30% है पहले सप्ताह की, जो कि अच्छी बात नहीं है। लगभग सारे जिले, कोट्टायम थ्रिशूर को छोड़ दें, बाकी सब में बहुत भारी कमी है। 70% से लेके 80% तक की कमी है। हालांकि केरल में बहुत बरसात होती है। पूरे जून में केरल बरसात की बात करें तो आप पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मिला लें, इन सबको मिलाएं तो भी केरल की बरसात ज्यादा होती है। पर बात यह है कि अगर, क्योंकि जून में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है और अभी तक 30% से ज्यादा की अगर कमी है, जितना कमी बढ़ जाती है बाद में उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल हमने देखा कि वहां केरल में मानसून 34% की कमी से बंद हुआ था। तो कहीं ऐसे हालात तो नहीं, कई जगह मानसून अच्छा भी है, बट वो स्पॉट रेनफॉल ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि चलो कम से कम ये वेस्ट कोस्ट में पश्चिमी तट के आगे बढ़ा है, और महाराष्ट्र में भी इसकी एंट्री हुई है। जैसा हम रत्नागिरी में बरसात हुई है, मुंबई में भी पहुंच जाएगा। लेकिन ज्यादा कंसर्न भीतरी भागों का है, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ का क्षेत्र और साथ लगे जो क्षेत्र जो तेलंगाना के या दूसरे मध्य भारत के होंगे, उनमें ज्यादा कंसर्न रहेगा। और डर ये है कि अगले सप्ताह मुझे कोई बहुत अच्छे कुछ ऐसे चांस नहीं दिख रहे जिसके कारण कि मानसून, मैं तो कह रहा हूँ दक्षिण भारत में भी अगले सप्ताह में कोई विशेष मुझे कोई ऐसी अच्छी वर्षा के आसार नहीं दिख रहे। चाहे आप तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इवन महाराष्ट्र की बात करें, बहुत अच्छा कोई आसार अगले हफ्ते नहीं है। अभी समय के चलते अभी थोड़ा चलो ठीक है, आंकड़े ठीक है, लेकिन आप देखिए उत्तर पूर्व भारत में 30 तारीख को मानसून आया, वो वहीं का वहीं है, जी 1 इंच भी तो आगे नहीं बढ़ा है। कमी तो इसलिए मिस्टर है। शर्मा, क्या चिंता की बात है, या फिर आपको लगता है अभी भी अर्ली डेज हैं, मॉनसून की प्रोग्रेस तो है बहुत अच्छी, बेहतर नहीं है, स्टॉल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या चिंता की बात है, या फिर आप कहेंगे कि इसमें हम वृद्धि आते देख सकते हैं, प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, है तो शुरुआती दिन, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी तक कोई भी मानसून सिस्टम ना तो बंगाल की खाड़ी में और ना इधर अरेबियन सी में बना है। उसका जरूरी होता है मानसून को आगे ले जाने के लिए, उसको पुश देने के लिए। और जब तक वो सिस्टम नहीं बनता है, आप मानसून की अपनी एनर्जी जरूर रहती है, इंटरनल एनर्जी, उससे भी मानसून आगे बढ़ता रहता है, और वही हो रहा है अभी तक। कोई सिस्टम, कोई लो प्रेशर डिप्रेशन करीब करीब पहला सप्ताह हो गया, और अगले 1 सप्ताह तक भी ऐसा कोई चांस नहीं बन रहा कि जिसके कारण जो मानसून को और तेज गति से आगे ले जाएगा। कहीं स्थिति पिछले साल जैसी ही ना हो, जबकि मानसून यहाँ स्टक हो गया था ईस्ट में आके, और उसके बाद आगे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में बढ़ने में उसमें 2 हफ्ते लग गए थे कम से कम। तो उस तरह की स्थिति तो शायद ना बने, लेकिन वो बहुत अच्छी परिस्थिति भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। शुरुआती जो जो जून का महीना है, अगर मानसून इसमें अच्छा रहता है, जिन जिन क्षेत्रों में आना चाहिए, तो एक मोरल बूस्टिंग होता है, सोइंग का चांसेस जो होते हैं, किसान के लिए तरह अच्छा संदेश जाता है। तो वो अभी मुझे थोड़ा उसमें संकेत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, चिंता का विषय जरूर रहेगा। दक्षिण भारत में अभी तक पहला सप्ताह जो है वो ठीक ठीक हो गया है, ऐसी बात नहीं है, कम भी नहीं है। मानसून जैसे आपने बताया 7% की बढ़ोतरी के साथ ही था कल के दिन तक। और लेकिन उसके अगले सप्ताह में कैसा रहेगा वो थोड़ा चिंता का विषय रहेगा। उतनी उसकी गति और दिशा उतनी रही रहेगी जितना हम चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी कुछ दिनों में, वो भी ठीक रहेगी। अभी अगले 4-5 दिनों में बरसात वहां आएगी, अगले सप्ताह के अंत में। तो अगले सप्ताह के जो आंकड़े होंगे, मेरे ख्याल जो सामान्य वर्षा होती है उससे कम रहेंगे मानसून के। जी ओके, तो यानी कि जो पहला हफ्ता है अभी एज ऑफ नाउ तो नॉर्मल टू अबव नॉर्मल मानसून नजर आ रही है, लेकिन स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन नहीं है। असर हम अगले हफ्ते के नंबर्स में यहाँ पर आता हुआ देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा। ऑफ कोर्स आपसे लेटेस्ट अपडेट्स की यहाँ पर उम्मीद हम रखते रहेंगे, जो भी यहाँ पर कुछ निकल कर आएगा, और आपसे फिर से संपर्क भी बनाएंगे। रवि, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मानसून की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन नहीं है? केरला की ही बात की जाए तो जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि 30% बिलो नॉर्मल जैसी स्थिति फिलहाल है। एग्री कमोडिटीज पर इसका क्या सेंस? जब से एंट्री ऑन टाइम हुई, बट स्प्रेड काफी अभी नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ा अभी कंसर्न है। हालांकि अभी टू अर्ली है। आई थिंक 15 जून अभी भी स्कोप है। 15 जून तक अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाते तो मेरे हिसाब से इतना कोज ऑफ कंसर्न नहीं होगा।
तो मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। अगर ये फर्दर डेवलप होता है या अगर मानसून में इतना जल्दी मीन स्प्रेड नहीं होता, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे सबसे ज्यादा इसका हैंगओवर या करेक्शन है वो कमोडिटीज में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इस साल अगर प्राइस बात करें या मीन्स काफी अगर ग्राउंड सर्वे की बात करें, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो फोकस है वो पल्सेस, जो खरीफ पल्सेस है, उसके अलावा टर्मरिक एज वेल एज कॉटन, ये 3 ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे मार्केट का पहला फोकस रहना चाहिए। तो आई थिंक वहां पे फोकस करें। अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट आती है कि थोड़ा स्प्रेड डिले होगा, तो ये तीनों बास्केट में कुछ हल देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड वाइज मुझे टर्मरिक फेवरेबल लग रहे हैं। 17,000 का बेस बना हुआ है, आई थिंक वहां पे बाय करें। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस 16,720 लगाए और 17,900 तक के लेवल आपको वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं धनिया में भी अराइवल का प्रेशर कम हुआ है, आई थिंक वहां पे फोकस रखे। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय करे धनिया का 7,500 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 7,410 एंड टारगेट 7,800 का रहेगा। दोनों शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। एंड लास्ट कमोडिटी वुड भी कपास। कपास में लगातार प्राइसेस में हैंगओवर है, इंटरनेशनल प्राइसेस पे लोअर रहा। एंड अभी मार्केट को ऐसा था कि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है तो शायद सोइंग बढ़ेगी, बट ये डेवलपमेंट मुझे थोड़ा लग रहा है कि प्राइसेस को बूस्ट अप कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 1570 के करीब अप्रैल फ्यूचर बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 1552 एंड टारगेट वुड बी 1600। ओके, तो खरीदारी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली कपास में आती हुई। हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी देखी थी, लेकिन बाइंग रिकमेंडेशंस अब यहाँ पर रवि की तरफ से। रवि, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और उन सभी कमोडिटीज़ के लिए भी। एक ब्रेक का समय है, हम इक्विटीज़ पर पूरा फोकस लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद।